पदार्थ के कण। पदार्थ के जो मौलिक कण होते हैं इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लास 9th का ये साइंस है, ठीक। पहला चैप्टर है इसका क्लास 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पदार्थ होता है, जो सबस्टेंस या मैटर होता है हमारा, क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप इसके बारे में क्लास 8th में भी पढ़े होंगे कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ का मतलब यानी मैटर क्या होता है कि किसी भी वस्तु में अगर भार है और उसमें स्थान घेरने की क्षमता है, किसी वस्तु में अगर भार है और स्थान घेरने की क्षमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी जो हमारा मैटर होता है, अगर वो किसी प्लेस को क्या करता है, सराउंड करता है, यानी चारों तरफ से अपने अराउंड को, जहां भी, जैसे ये मान लीजिए आपका मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये जितनी जगह को ये कवर कर लेता है, इतनी जगह को क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है। और अगर इसको वेट करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ वजन भी होगा, 10 ग्राम 5 ग्राम जो भी है, इसका कुछ वजन भी होगा। तो इसी से, जैसे बुक का एग्जांपल ले लीजिए, आप बुक को किसी टेबल पर रखते हैं, मेज पर रखते हैं, तो क्या होता है, किताब उतनी जगह को कवर कर लेता है, यानी उतने स्थान को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और किताब में वजन भी होता है, यानी किसी वस्तु में स्थान घेरने की क्षमता और उसमें अगर द्रव्यमान होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, यानी मैटर कहते हैं। तो आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, अपने अराउंड में चारों तरफ देखा होगा कि क्या देखा होगा कि अलग अलग तरह की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे, बादल, तारे, ठीक इस तरह की कई चीजें, मेज, कुर्सी, घर, ये सभी चीजें आपको चारों तरफ दिखाई देती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें द्रव्यमान होता है, ठीक, द्रव्यमान होता है और उसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, यानी वो स्थान भी घेरते हैं। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, यानी इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने देखा होगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। ये जैसे देखिए, यहाँ पर है क्या कि एक आपका बीकर लिया गया है, या फ्लास्क ले लिया गया, या ग्लास ले लिया गया है। तो इसमें क्या है कि वाटर है, यानी जल है, ठीक। जल को जल में जब हम नमक मिला देते हैं और उसको खूब हिलाते हैं, जल में जब नमक मिलाकर उसे खूब हिलाते हैं तो क्या होता है कि उस जल में नमक के कण घुल जाते हैं, ठीक। यानी जल में नमक के कण क्या हैं, घुल जाते हैं। तो वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब उसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उसे देखते हैं तो हमें छोटे छोटे कण जो है नमक के पानी में घुले हुए दिखाई देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो पानी पहले था और उसमें जब आप नमक डाल देते हैं तो वो क्या करता है, नमक उतने जितने भी जल के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है उसके बीच में नमक के कण जाकर क्या होते हैं, स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से पदार्थ के जो होते हैं के कण कितने छोटे होते हैं, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के लिए आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है कि 100 ml का कोई वाटर ले लिया गया है, पानी ले लिया गया है, चम्मच से इसमें हम मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देते हैं, कलर इसका क्या हो गया, चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, ठीक। फिर देखेंगे किस तरह से इसमें परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, तो नमक के कण जो होते हैं उसी रिक्त स्थान में क्या करते हैं, उस स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। तो क्योंकि एयर हो गया यानी वायु हो गया या पानी हो गया, इनके बीच के कणों के अंतराकाश की जो बीच की दूरी होती है वो ज्यादा होती है, गैसों के बीच सबसे ज्यादा होती है, उससे कम जो होता है वो किसमें होता है, द्रव में होता है, यानी लिक्विड में होता है, और फिर उससे भी कम जो होता है वो सॉलिड में होता है, यानी ठोस में
होता है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी जो हमारे मैटर्स के एटम होते हैं, कण होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, तो गति करते रहते हैं। दूसरा क्या है, पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो मैटर्स के जो हमारे एलिमेंट होते हैं, उनके जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक और देखिए यहाँ पर खेल के माध्यम से भी एक प्रैक्टिकल दिखाया गया है। ठीक कि अगर इस तरह का खेल खेला जाता है कि मैदान में खेलें, तो क्या होगा, 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाया गया है इसमें, और यह क्या होता है, ईद मिसमीन नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर यानी कमर को एक पकड़े रहते हैं और इस तरह से ये डांस करते हैं। इसमें क्या होता है कि दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाता है। यानी देखिए यहाँ पर ये औरत जो है इसके पीछे और ये इसके पीछे, यानी एक दूसरे को एक हाथ से पकड़कर और कमर को पकड़े हुए हैं, यानी एक चैन बना लेते हैं ये सब, और इस तरह से डांस करते रहते हैं। और तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लेता है। ठीक, यानी तीसरा वाला जो होगा लास्ट में जो होता है वो अपने सर के पास जो होता है हाथ लगाकर एक सीरीज को कंप्लीट कर लेता है। ठीक, और इस सीरीज को क्या होता है, तोड़ना आसान था। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह से चैन बन जाता है तो आपको तोड़ना आसान हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि एक थाली में आप जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। ठीक, क्या जल की सतह कटती है? यानी किसी थाली में आप वाटर ले लीजिए और उसको ऐसे क्रॉस करिए उंगली से बार बार, तो क्या वो अलग अलग हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते। फिर जैसे ही आप क्रॉस करेंगे फिर वो एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, यानी जैसी अवस्था में पहले थे उसी अवस्था में फिर आ जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? ठीक, तो पदार्थ की अब आते हैं अवस्थाएं, यानी स्टेट ऑफ मैटर्स, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था, सबको पता है कि पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं मुख्य रूप से मानी गई हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है। ठीक, यानी सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठोस अवस्थाओं में कुछ चीजें जो होती हैं वो एकदम फिक्स होती हैं कि ये ठोस जो होगा इसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ऐसे जान लेते हैं कि ठोस वस्तुओं में क्या होता है, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, यानी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं या मैटर्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो एकदम फिक्स होता है। ठीक, और उनका जो शेप होता है, आकार होता है, आकृति होता है, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है और अगर इसको हम इस रूम में वेट करेंगे, अगर इस रूम में इसको वेट करेंगे, इसकी जितना आयतन होगा, वॉल्यूम होगा वो इतना ही है। दूसरे कमरे में ले जाएंगे तब भी इतना ही रहेगा, बाहर लेकर जाएंगे तब भी इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हुआ कि ठोस का आयतन एकदम निश्चित है। दूसरा चीज क्या है कि अगर इसको हम नाप लें कि ये कितना है, तो अगर इसको हम नाप लेते हैं कि ये 6 इंचेस का है, तो अगर हम इसको दूसरे कमरे में ले जाएंगे तो ये 6 इंच का ही रहेगा, ये 6 से 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। यानी ना इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है और ना ही इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, यानी वॉल्यूम और शेप दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं, यानी ठोस पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लकड़ी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुर्सी, मेज, जितनी भी सॉलिड चीजें हैं इसका एग्जाम्पल इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक, दूसरा आता है आपका द्रव अवस्था, यानी लिक्विड स्टेट क्या होता है। आप जानते होंगे कि द्रव क्या होता है, जैसे पानी, दूध, तेल, ये सब हमारे लिक्विड फॉर्म के एग्जाम्पल होते हैं। द्रव क्या होती है कि द्रव में आपका जो होता है, जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, यानी जो आयतन होता है वो एकदम निश्चित होता है, लेकिन उसका शेप, आकार, आकृति जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे एक गिलास में अगर आप पानी ले लेते हैं, तो एक गिलास में पानी अगर आप लिए हैं और उसको अगर मेजरमेंट कर लेते हैं
कि वो 200 ml है। ठीक, उस गिलास के पानी को अगर आप बाल्टी में डाल देते हैं तो वह पानी भी 200 ml ही रहेगा, यानी 200 ml ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो आधा लीटर का हो जाएगा या 1 लीटर का हो जाएगा। अगर उसी 200 ml पानी को आप बड़े से टैंक में डाल दें तब भी उसका वॉल्यूम कितना होगा, 200 ml ही होगा, यानी उसका वॉल्यूम जो होगा वो घटेगा नहीं, एकदम फिक्स है। लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। आकार में परिवर्तन होने का मतलब क्या है, अगर आप उसे जो है इसमें रखे हैं गिलास में, तो गिलास की पेंदी जो होती है, बॉटम जो होता है और ऊपर का टॉप जो होता है, गिलास में रखें तो पूरे गिलास की आकार को वह ग्रहण कर लेता है। अगर उसे आप बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी का शेप बना लेता है। अगर बड़े से टैंक में डालेंगे वो टैंक का शेप बना लेगा। जमीन में गिरा देंगे तो फर्श के डिजाइन का हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आकार जो होता है वो क्या है, बदलता रहता है, यानी उसके शेप में परिवर्तन होता रहता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसके आकार अनिश्चित होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप दूध ले सकते हैं, पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तेल का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका गैसीय अवस्था होता है, यानी आपका गैस स्टेट होता है। गैस वाले में क्या होता है कि इसमें दोनों चीज होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, यानी गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी उसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या है, फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है, गैसीय अवस्था जो होते हैं, जैसे आप किसी कमरे में जो है अगरबत्ती जलाते हैं, किसी कमरे में अगरबत्ती आप जलाकर टांग दिए, उसकी स्मेल क्या होती है, उस रूम में पूरा एकदम फैल जाती है। लेकिन अगर आप दरवाजा खोल देते हैं वो दूसरे रूम में भी उसका स्मेल चला जाता है। अगर मान लीजिए चारों तरफ से खिड़की दरवाजा सब खुला है तो वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है। तो जब कमरे में उसका धुआं था तो कमरे का शेप बना लिया, यानी कमरे की आकृति का हो गया। लेकिन जैसे ही आपने दरवाजा खोला तो वो दूसरे रूम में भी चला गया धुआं, तो दोनों का आकार बना लिया। आपने पूरा खिड़की दरवाजा खोल दिया तो पूरे एनवायरनमेंट में फैल गया। तो अब क्या है कि जब कमरे में था धुआं तो उसका वेट कुछ और था, उसकी वॉल्यूम कुछ और थी, आयतन कुछ और था, लेकिन जब इन्वायरमेंट में गया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, रिजल्ट क्या मिला आपको, इसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। यानी गैसीय पदार्थों के आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, वो जैसा बर्तन होता है उसी के आकार का ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, सिलेंडर में भरी गैस एलपीजी जो होती है उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक, जैसे एलपीजी गैस भरी हुई है तो जब 14 किलो के सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो आप उसे वेट करोगे तो 14 किलो आपको मिलेगा। तो सिलेंडर के आकार है, सिलेंडर कहीं से लीकेज हो गया तो उसकी स्मेल क्या होती है, यानी गैस जो होता है पूरे रूम में फैल गया। अभी तो सिलेंडर के आकार का था लेकिन अब क्या है, वो कमरे के आकार का हो गया। अब क्या उसे वेट करेंगे तो 14 किलो मिलेगा, नहीं मिलेगा, 14 से कम भी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से उसके आकार और आयतन में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारी 3 चीजें थी। ठीक, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 चीजें आपकी हो गई। यहाँ पर देखिए तीनों का एग्जाम्पल, यहाँ पर सॉलिड के जो ये एटम्स है यानी अणु हैं, इनके बीच में देखिए जो स्पेस है, कणों के बीच जो स्पेस है वो बहुत कम है, और लिक्विड वाले में देखिए इनके बीच का स्पेस जो होता है एटम्स के बीच का वो ज्यादा है। लेकिन गैस के देखेंगे तो गैस वाले में सबसे ज्यादा होता है। अगर पूछता है कि किसके अणुओं के बीच अंतरा अवकाश के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होता है तो आप बोलेंगे गैस का होता है, और सबसे कम किसका स्पेस होता है, वो सॉलिड का होता है यानी ठोस का होता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पदार्थ यानी कोई मैटर्स जो है अपने स्टेट को बदल सकता है। स्टेट का बदलने का मतलब ये हुआ मैटर्स का, जैसे ठोस से द्रव में बदला जा सकता है, या द्रव को गैस में बदला जा सकता है, या गैस को ठोस में बदला जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से किसी की अवस्था को बदला जा सकता है।
किसी भी अवस्था को यानी पदार्थ की किसी भी अवस्था को बदलने के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मिनिमम टेम्परेचर हो चाहे वो मैक्सिमम टेम्परेचर हो। कोई अवस्था जो होती है वो कोल्ड करने पर परिवर्तन होती है यानी ठंडा करने पे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं पदार्थ की जिनको गर्म करने पर वो अपने स्टेट को बदल देता है यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर बर्फ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बर्फ आप जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में होता है, बर्फ जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, और बर्फ को जो आप गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, इसको टेम्परेचर मिलेगा, तापमान होगा, इसके तापमान में वृद्धि होगी, और बर्फ जो है वो क्या होता है कि ठोस अवस्था में होता है। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, बर्फ पिघलना चालू हो जाता है, और जैसे ही बर्फ पिघलेगा तो वह किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो एक चीज आपको पता चला यहाँ से कि ठोस से द्रव अवस्था में ये चेंज हो जा रहा है। तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, तापमान की, टेम्परेचर की जरूरत पड़ी। यानी ठोस वस्तु को अगर हम तापमान दें, टेम्परेचर में वृद्धि करें या इंक्रीज करें तो वह लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और दूसरा देखिए यहाँ पर द्रव से किस तरह से हम उसे गैस अवस्था में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक फ्लास्क में जल ले लिया, वाटर ले लिया, वाटर को क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे ही आप हीट करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, फिर ये क्या होता है, पानी बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, और ये उबलता रहेगा और जब तक उबलता रहेगा पूरा भाप बनकर ये इन्वायरमेंट में मिलने लगता है। तो इस तरह से यह पूरा जल जो होगा वो भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। इस तरह से यह लिक्विड से किस में बदल जा रहा है, गैस अवस्था में बदल जा रहा है। इस तरह से हम अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि गलनांक क्या होता है, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक का मतलब ही होता है गलना, गलनांक का मतलब क्या होता है, गलना, ठीक। तो जब ये गलेगा तो कह रहा है न्यूनतम तापमान पर जब कोई ठोस, न्यूनतम तापमान पर जब कोई ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ कि वह न्यूनतम ताप जिसमें कोई ठोस पदार्थ पिघलकर या गलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी आपको कहा जा रहा है कि वह मिनिमम टेम्परेचर, ठीक, जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड को क्या करता है, पिघला देता है, ठीक, मेल्टिंग कर देता है, तो वह किस में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी गलनांक कहा जाता है। कह रहा है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी अगर कोई सॉलिड गल रहा है, बर्फ अगर गल रहा है तो वह किसके कारण होता है, उनके बीच के जो एटम्स होते हैं, कण होते हैं, उन कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, उसके कारण होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है। यानी बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.15, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। केल्विन आपका क्या होता है कि केल्विन हमारा जो है ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में केल्विन, तापमान को केल्विन में हम मापते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है कितने केल्विन के बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है, ठीक। इसलिए हम इसे शॉर्ट में क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन भी पढ़ सकते हैं। यानी दशमलव की चीजों को हटाकर केवल हम नॉर्मली 273 पढ़ सकते हैं। इस तरह से सेल्सियस में बदलने के लिए
तापमान में 273 घटाया जाता है। अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि 45 डिग्री सेल्सियस है और इसे केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें माइनस कर देना है आपको। ठीक, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहां से आती है? कह रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया, यानी जब बर्फ आपका गलता है, तो जब गलेगा तो कह रहा है कि तापमान, इस प्रक्रिया में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है, तो इक्वल होता है। ऐसे में जो आपका हीट एनर्जी होती है वो आता कहां से है? तो कह रहा है कि हीट एनर्जी कहां से आता है? तो देखिए, कह रहा है कि गलने के प्रयोग, यानी जब आप इसका प्रैक्टिकल करते हैं, सॉलिड वाले का जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, बर्फ को पिघलाएंगे, तो वहां से आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक, तो कह रहा है कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता है, यानी जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, तो जो हमारा बर्फ होता है, सॉलिड होता है, ठीक, ठोस, तो वो क्या होता है कि बर्फ पिघल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, यानी टेम्परेचर उसको तब तक मिलता रहेगा जब तक बर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो बीकर को उष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, यानी नीचे से जब हम गर्म करते हैं उसके बावजूद भी ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है, चलती रहती है। तो ऐसा होता है पारस्परिक आकर्षण बल, यानी उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल के कारण होता है। और किसी तरह की वृद्धि जब होती है इसमें, तो उसमें ऊर्जा को बर्फ क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। जो हमारा बर्फ होता है वो क्या करता है? उसमें ऊर्जा को अवशोषित करता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और इसमें जो ऊष्मा छिपी रहती है उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त का मतलब ही होता है छुपा हुआ, यानी जिसके कारण बर्फ पिघलता रहता है टेम्परेचर देने के बाद भी, तो वह किसके कारण होता है? गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। यहाँ देखिए, ठोस से द्रव में अगर आपको बदलना है तो आप क्या करेंगे? ठोस वस्तु को गर्म करेंगे, और द्रव से गैस अवस्था में बदलना है तो क्या करेंगे? द्रव अवस्था को गर्म करेंगे। लेकिन गैस से द्रव में बदलना है उसे ठंडा किया जाएगा, द्रव से ठोस में बदलना है उसे ठंडा किया जाएगा। इस तरह से हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस में बदल सकते हैं। ठीक, आपने कभी देखा है कि जब कपूर को हम जलाते हैं, कपूर क्या होता है? सॉलिड अवस्था में होता है। कपूर को जब आप जलाते हैं तो वो सीधे सॉलिड से किस में फॉर्म में बदल जाता है? गैस फॉर्म में बदल जाता है, यानी ठोस से सीधे वो गैस बन जाता है, लेकिन वो द्रव में नहीं बदलता है। ऐसा होता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? नौसादर के बारे में आप भी सुने होंगे, उसमें भी यही होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी इस घटना को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सीधे अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से अगर वो गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? दाब परिवर्तन का प्रभाव का मतलब ये हुआ कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। आप किसी चीज को अक्सर प्रेस करते हो, दबाते हो, तो क्या होता है? इसके शेप में परिवर्तन होता है, यानी इसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये किसके कारण हुआ? फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे क्या हो रहा है? दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण उसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर को जब हम पिस्टन से लटका कर मापते हैं तो पिस्टन में स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक, मेजरमेंट जो होता है, स्प्रिंग क्या होती है? ऐसे तनती है, जब तनेगी तो इसका मतलब प्रेशर पड़ रहा है सिलेंडर का, तो वो तन रही है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पिस्टन है और नीचे सिलेंडर है, प्रेस कर रहे हैं तो ये दब रहा है, और दबा रहे हैं दबता चला जाएगा। इस तरह से दबाव का भी, यानी दाब बढ़ाने पर क्या होता है? पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? नजदीक आ जाते हैं, जब किसी पर आप इस तरह से दबाव डालते हैं। ठीक, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण वही चीजें, गैस अवस्था से जब वाष्प अवस्था में बदलता है उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर था। ठीक, यहाँ देखिए कुछ हमने राशि, मात्रक और प्रतीक दिखाया गया है। राशि, तापमान, लंबाई, संगति, भार, आयतन, घनत्व, ये हमारे कुछ मूल मात्रक होते हैं और मूल राशियां होती हैं। मूल मात्रक और मूल राशियां, जो हमारी मूल राशियां कितनी हैं? 7। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं।
कौन कौन सी होती हैं? तापमान, लंबाई, संगति, भार, आयतन, घनत्व, दाब, ये हमारी मूल राशियां हैं। और इसके मूल मात्रक कौन है? केल्विन, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, घन मीटर, किलोग्राम, या प्रति घन मीटर कह सकते हैं, पास्कल। ठीक, यानी तापमान का यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, संगत का यूनिट, संगत मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान की यूनिट जो होती है किलोग्राम यानी मास का यूनिट किलोग्राम, भार यानी वेट आपका हो गया न्यूटन हो गया, आयतन घन मीटर में, घनत्व किलोग्राम में, दाब जो है पास्कल में होता है। और इसको इस तरह से प्रतीक के द्वारा दिखाया जाता है, ये इसके सिंबल होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक, सेल्सियस इकाई में हमने कहा सेल्सियस पैमाने को केल्विन में बदलने के लिए 273 माइनस किया जाता है। अब केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 ऐड कर लेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 माइनस कर देंगे और इसमें 273 प्लस कर लेंगे। इस तरह से इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, ये कुछ प्रैक्टिकली अनुभव है। चलिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है ये समाप्त हुआ।